हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12वीं कक्षा के अध्याय 1 संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त फलन क्या होता है, इसमें किस प्रकार की विधियां हैं, परिभाषाएं हैं, कैसे प्रश्न होंगे, इनको हम हल करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ विधियों के बारे में लिखा है। सबसे पहले संयुक्त फलन जानने से पहले आपको कुछ अन्य चीजों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कार्तीय गुणन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्तीय गुणन क्या होता है? यदि दो समुच्चय ए हमने मान लिया 1 2 3 है, बी मान लिया ABC है, तो इनका जो कार्तीय गुणन है वो इस प्रकार लिखा जाता है, A क्रॉस B के रूप में लिखा जाता है। ये कार्तीय गुणन होता है दो समुच्चयों का, A क्रॉस B। और इसको लिखने का तरीका होता है कि A क्रॉस B बराबर इस प्रकार लिखा जाता है, जिसमें A के सभी अवयवों का B के सभी अवयवों के साथ संबंध बनाते हैं। तो A में 1 2 3 है, B में ABC है, तो A का अवयव 1 A से संबंधित हो गया, B से संबंधित हो गया, C से संबंधित हो गया, तीनों से हो गया। फिर A का अवयव 2 A से संबंधित हो गया, B से संबंधित हो गया, C से संबंधित हो गया। उसके बाद A का अवयव 3 A, B और C तीनों से संबंधित हो गया। जब सभी अवयवों को आपस में संबंधित कर लेते हैं तो वो A क्रॉस B होता है, यानी कार्तीय गुणन होता है। अब आती है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना कि जितनी A में अवयवों की संख्या है तथा B में अवयवों की संख्या है, उन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपके पास A क्रॉस B में अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो A में हमारे पास अवयव है 3, B में हमारे पास अवयव है 3, 3 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 9। तो A क्रॉस B में 9 अवयव होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 अवयव है A क्रॉस B में, मतलब हमने जो A क्रॉस B निकाला है वो एकदम सही है। तो इस प्रकार आप उत्तर की जांच कर सकते हैं कि आपका जो उत्तर है वह सही है या नहीं। अब कार्तीय गुणन के बाद आता है फलन। फलन क्या होता है? फलन होता है कि f, फलन को f के रूप में लिखते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। तो f a से b एक फलन है यदि किसी समुच्चय a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब क्या है कि एक समुच्चय होगा A, दूसरा समुच्चय होगा B, और उन दोनों के बीच में इस प्रकार संबंध होगा कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दो समुच्चय बनाए A और B, A में 1 2 3 लिख दिए, B में ABC लिख दिए। तो देखो A का 1 A से जुड़ा है, 2 B से जुड़ा है, 3 C से जुड़ा है। तो A के सभी अवयव, प्रत्येक अवयव B के अवयवों से जुड़े हैं। तो यहाँ ये जो फलन बना है ये A से B में फलन है। अब कुछ अन्य प्रकार के भी फलन है और कुछ अन्य प्रकार के उदाहरण हैं, उनको हम देखेंगे क्या वो फलन है या नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले A समुच्चय है 1 2 3, B समुच्चय है ABC। इसको हमने इस प्रकार जोड़ दिया, 1 का A से बना दिया, 2 का B से बना दिया और 3 का भी B से बना दिया। अब हम देखते हैं क्या ये फलन होगा या नहीं, यानी यहाँ पर यहाँ से f लिखेंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो f A से B है वो फलन है। अब क्यों फलन है? क्योंकि मैंने आपको लिखाया था परिभाषा में कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देख लो, 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि 2 अवयव समान B के समान अवयव से जुड़े हैं, पर यहाँ ये फलन होगी क्योंकि A के सभी अवयव जुड़े हुए हैं। हमें याद रखना है
ए के सभी अवयव जुड़े हुए होने चाहिए, बी में जुड़े हुए है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये फलन हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। इसको हमने देखो, एक को ए से जोड़ दिया, दो को बी से जोड़ दिया और दो को सी से जोड़ दिया और तीन को सी से जोड़ दिया। क्या ये फलन होगा यानी एफ होगा? तो यहां हम लिखेंगे कि यहां एफ ए से बी फलन नहीं है। अब ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो तीनों जुड़े हुए हैं, फिर भी ये फलन नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा याद रखना कि ए में जो अवयव है उसका प्रतिबिंब या वो सिर्फ एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ देखो, दो बी से भी जुड़ा हुआ है, दो सी से भी जुड़ा हुआ है, यानी दो बी के दो अवयवों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये फलन नहीं होगा। ए में एक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन बी के एक अवयव ए के दो अवयवों से जुड़ा हुआ हो सकता है। बी के एक अवयव ए के दो अवयवों से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये सही है, पर ए का एक अवयव बी के दो अवयवों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो फलन नहीं होगा। अब हम इसे देखते हैं। ए को हमने एक से जोड़ दिया, बी को दो से जोड़ दिया और यहाँ पर लिख दिया क्या ये फलन है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ एफ ए से बी फलन नहीं है। अब देखो ये फलन क्यों नहीं है? एक ए से जुड़ गया, दो बी से जुड़ गया, पर यहाँ तीन खाली रह गया और हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए। ए में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, बी में रह सकता है पर ए में खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ए में कोई भी अवयव खाली है जिसका संबंध नहीं बन रहा तो वो फलन नहीं होगा। अब हम इसको सारणीबद्ध रूप में देखते हैं। अगर मैं इसकी सारणी बनाऊं तो F बराबर मेरे पास आएगा 1A 2B और 3B, ये आएगा। अब ध्यान दो, हम इधर भी बनाते हैं इसको, 1A 2 जुड़ रहा है B के साथ और 2 जुड़ रहा है C के साथ और 3 भी जुड़ रहा है C के साथ। अब देखो यहां पर पहले वाले जो मान है वो अलग अलग है और बाद वाले मान है उसमें B रिपीट हो रहा है, वापस आ रहा है। अगर बाद वाले मान वापस आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फलन होगा। पहले वाले मान अलग अलग होने चाहिए। अगर पहले वाला मान समान है तो वो फलन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, दो पहला वाला मान 2 रिपीट हो रहा है, वापस आ रहा है, इसीलिए ये फलन नहीं है। और यहाँ पर एक अवयव छूट गया है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये भी फलन नहीं है। तो अगर रिपीट हो रहा हो पहला अवयव तो भी फलन नहीं है, छूट गया हो तो भी फलन नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फलन है, दो समुच्चय है ए बी। ए है 1 2 3, बी है ए बी सी। एफ फलन दिया हुआ है 1A 2B और 3C, इनसे निकला है। तो हमें अब निकालने इनके प्रांत, परिसर और सहप्रांत। सबसे पहले प्रांत क्या होता है? तो आप बस ये याद रखना कि जो फलन है उसका पहला जो मान है उनको लेना है, वही प्रांत होगा। तो पहले मान 1 2 3 ले लिए, प्रांत हो गया, और 1 2 3 हमारे पास ए है। तो आपको याद रखना, क्योंकि हमें पता है कि हम पहले मान में जो पहला समुच्चय उसके सारे मान हमें लेने पड़ते हैं, तभी वो फलन होता है। अतः प्रांत हमेशा जो पहला समुच्चय होगा वही रहेगा फलन में। अब परिसर होता है बाद वाले मान। तो बाद वाले मान है ए बी सी, तो ए बी सी पूरा बी है, यहाँ पूरा बी आ गया, पर जरूरी नहीं है परिसर में बाद वाले सारे मान आ जाए। परिसर में बाद वाला समुच्चय होता है और बाद वाले समुच्चय के कोई अवयव छूट सकते हैं, फिर भी वो फलन रहता है। तो छूट जाएंगे तो यहाँ नहीं आएंगे, इसीलिए परिसर में जरूरी नहीं है पूरा भी आएगा, पर अवयव
बी के ही होंगे। उसके बाद सहप्रांत कोडोमेन, ये होता है पूरा का पूरा बाद वाला बी। और हमेशा याद रखना यहाँ जो परिसर है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, सहप्रांत का उपसमुच्चय है। परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि सहप्रांत पूरा का पूरा बी है और परिसर बी में से आता है, तो बी में से परिसर आएगा, इसलिए परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे है तत्समक फलन। तो तत्समक फलन होता है आइडेंटिटी फंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसको, वो फलन एफ ए से ए यानी स्वयं से जुड़ा हो, यानी तत्समक फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंधित हो तो वो तत्समक होता है। जैसे कि हमने लिखा एफ एक्स बराबर एक्स एक तत्समक फलन है, तो जब आप एक्स का मान 1 रखेंगे तो एफ एक्स भी 1 आएगा, एक्स का मान 2 रखेंगे तो एफ एक्स भी 2 आएगा, एक्स का मान 3 रखेंगे तो एफ एक्स भी 3 आएगा। यानी जो मान हम रख रहे हैं वापस वही मान आ रहा है, यानी स्वयं से जुड़ रहा है, स्वयं से संबंधित है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, तत्समक फलन। जैसे कि मैंने यहाँ रखा x का मान 1 तो 1 आ गया, 1 रखने पर 1 आया। जब मैं 2 रखूंगा तो 2 आएगा, 3 रखूंगा तो 3 आएगा। यानी ये किस प्रकार बनेंगे, f बराबर बनेगा 1,1, 2,2, 3,3 और ऐसे बनता जाएगा। तो इस प्रकार स्वयं से जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा तत्समक फलन। उसके बाद आते हैं संयुक्त फलन पर, जिसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है और उसके प्रश्न करने हैं। तो संयुक्त फलन होता है यदि दो फलन f a से b और g b से c दो फलन है तो GOFX संयुक्त फलन होता है। जो a से c को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो GOFX है वो बराबर होगा GFX। आपको याद इस प्रकार रखना कि G आगे है तो आगे रखा, फिर F पीछे है तो FX को कोष्टक में लिख दिया। सभी के लिए, प्रत्येक के लिए X है जो A से लिया जाएगा। अब A कोई समुच्चय होगा ये वाला, उससे लिया जाएगा। अब GOFX है वो G और F का क्या कहलाएगा, संयुक्त फलन। उसको इस प्रकार निकालते हैं। अगर हमें FOG निकालना हो तो F आगे है तो आगे F रखेंगे और GX को कोष्टक में लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आगे है प्रतिलोम फलन यानी इनवर्टिबल फंक्शन। ये क्या होता है कि यदि f एक फंक्शन है a से b, एकेकी आच्छादक फलन है। अब एकेकी आच्छादक क्या होता है, तो एकेकी यानी ऐसा फलन जिसमें ये जो प्रथम समुच्चय है a, इसके सभी अवयव b के अलग अलग अवयवों से जुड़े हो, यानी कोई भी अवयव समान से ना जुड़, कोई भी दो अवयव समान से ना जुड़ा हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अलग अलग अवयव से जुड़ा हो, एक एक अवयव जुड़े हो आपस में, तो वो एक एक ही हो जाता है। फिर आच्छादक, आच्छादक यानी ये जो बी है, बी में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका किसी के साथ संबंध ना बने, बी के भी सारे अवयव ए के अवयवों से जुड़े हो तो वो आच्छादक फलन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर f एकेकी आच्छादक हो तो f का प्रतिलोम होगा, अस्तित्व में होगा। अगर एकेकी आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने मान लिया f a से भी अगर एकेकी आच्छादक है तो उसका जो प्रतिलोम है उसको हम f इनवर्स के रूप में लिखते हैं और वो हो जाएगा b से a, जो f का क्या है, प्रतिलोम है। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं कि अगर f a बराबर b है तो f इनवर्स b बराबर a हो जाएगा। f a बराबर b है, प्रतिलोम करने के लिए f इनवर्स b आ जाएगा जो हो जाएगा a के बराबर। अगर सारणीबद्ध रूप में लिखा हो इस प्रकार कि f 1 a 2 b 3 c है तो f इनवर्स निकालना है तो उसका स्थान बदलना है, दूसरे को पहले पर ले आना, पहले को दूसरे पर। या 1 a था, इनवर्स कर दिया तो a 1 हो गया,
2b का b2 हो गया, 3c का c3 हो गया। तो इस प्रकार आप प्रतिलोम करेंगे। अब आते हैं द्विचर संक्रिया पर, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। अब द्विचर संक्रिया क्या होती है कि किसी समुच्चय A में परिभाषित द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसमें A के दो अवयवों के साथ कोई अन्य अवयव बनता है। A के कोई दो अवयव लेंगे और एक तीसरा अवयव बनाएंगे जो भी A का ही एक अद्वितीय अवयव होगा। यानी A के दो अवयवों से एक अवयव बनता है जो A का ही अद्वितीय अवयव आए, तो वो द्विचर संक्रिया होगी। अब A में हमने मान लिया A बिलोंग्स टू A है, B बिलोंग्स टू A है, यानी A में दो अवयव है A और B, इनके बीच में द्विचर संक्रिया कराई A एस्ट्रिक B। इस चिन्ह को एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार के रूप में बनाते हैं, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। तो A एस्ट्रिक B है, वो भी A में है, तो ये द्विचर संक्रिया है और द्विचर संक्रिया को ही एस्ट्रिक के रूप में दर्शाया जाता है। यानी A के दो अवयवों से नया अवयव बनता है, वो भी A का ही अवयव है, A में विद्यमान है, तो वो द्विचर संक्रिया होगी। स्टूडेंट्स, आगे है द्विचर संक्रिया के कुछ गुणधर्म। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय। जब दो अवयव यानी A और B एक समुच्चय से लिए जाए, यानी A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, तो हमें ये याद रखना है, अगर हम A एस्ट्रिक B यानी A की B के साथ द्विचर संक्रिया निकालें और B एस्ट्रिक A यानी B की A के साथ द्विचर संक्रिया करें, अगर दोनों बराबर आ जाए तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेंगे। A एस्ट्रिक B निकाले और B एस्ट्रिक A निकाले, दोनों बराबर आ जाए तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेंगे। अब साहचर्य, साहचर्य में तीन अवयव लेंगे A B C, जो A से बिलोंग्स करते हैं यानी A के अंदर है, तो A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C बराबर होना चाहिए A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C, पर यहाँ पर पहले हम B की द्विचर संक्रिया C से कराएंगे, उसके बाद A की संक्रिया इसके साथ कराएंगे और यहाँ हम A की द्विचर संक्रिया B से कराएंगे, जो आएगा उसकी द्विचर संक्रिया C से कराएंगे। अगर यहाँ से और यहाँ से मान बराबर आ जाता है तो वह साहचर्य गुणधर्म का पालन करेंगे। यहाँ एस्ट्रिक किसी भी रूप में हो सकता है, प्लस माइनस, जो भी आपको प्रश्न में दिया होगा उसके आधार पर। फिर आता है तत्समक अवयव। किसी समुच्चय A में एक अवयव होता है E कुछ भी हो सकता है, विद्यमान है कि E एस्ट्रिक A निकाले या A एस्ट्रिक E निकाले बराबर आ जाए, और वो दोनों बराबर किसकी आना चाहिए, A की आना चाहिए। यानी कि E एस्ट्रिक A और A एस्ट्रिक E निकाले, तो जिस अवयव के साथ आप तत्समक अवयव का द्विचर संक्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं तो वापस वही अवयव आएगा, यानी A आ रहा है तभी ये E क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। तो ये E A में द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव कहलाता है। तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव के साथ किसी अन्य अवयव की द्विचर संक्रिया कराएं तो वही अवयव पुनः प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे है प्रतिलोम अवयव। क्या होता है प्रतिलोम अवयव? कि किसी समुच्चय A का कोई अवयव B है, जो अवयव A का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ये जो B है A का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा यदि A एस्ट्रिक B निकालो या B एस्ट्रिक A निकालो, दोनों का मान बराबर आएगा और E आएगा। E क्या है? तत्समक अवयव, यानी A एस्ट्रिक B निकालो B एस्ट्रिक E निकालो, तत्समक अवयव आना चाहिए। प्रतिलोम अवयव को A इनवर्स द्वारा भी व्यक्त करते हैं। यदि A अगर कोई समुच्चय A से लिया जा रहा है, स्मॉल a बिलोंग्स टू A का प्रतिलोम अवयव अगर विद्यमान है तो वह व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ये जो A है अगर इसका प्रतिलोम अवयव है तो ये A व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, यहाँ पर R वास्तविक संख्या है, यहाँ से A लिया जा रहा है जो R से लिया जा रहा है, K
योग संक्रिया के लिए, अब हम यहाँ द्विचर संक्रिया योग ले रहे हैं, तो योग के लिए प्रतिलोम अवयव माइनस है जो R से होगा, R में होगा, क्योंकि अगर आप A में माइनस A जोड़ोगे तो बराबर आएगा 0, और R के लिए योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है, क्योंकि 0 को आप किसी में भी जोड़ो वही आता है, और तत्समक की परिभाषा यही है कि आपको तत्समक अवयव को किसी भी अवयव में जोड़ने पर वही अवयव आए, तो 0 को किसी में जोड़ने पर वही अवयव आएगा। इस प्रकार 0 तत्समक हो गया, तो A में माइनस A जोड़ने पर तत्समक अवयव आ गया, और तत्समक अवयव आता है तो वो अवयव प्रतिलोम अवयव बन जाता है, इसीलिए माइनस A का क्या होगा, प्रतिलोम अवयव होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ परिभाषाओं को सीखा, कुछ नियमों को सीखा। आप सभी इन परिभाषाओं और नियमों को अपनी नोटबुक में नोट कर ले और अच्छी तरह से याद कर लेना। अगले सेशन में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1.1 जो इन नियमों पर आधारित है, संयुक्त फलन की परिभाषा पर आधारित है, संयुक्त फलन को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे।